हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज हम लोग करने जाने वाले हैं एक और नया टॉपिक और एक चैप्टर। 2-3 चैप्टर हम लोगों ने कर लिए हैं। अगला चैप्टर हमारे पास जो है उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस, और ये चैप्टर एक और नाम से जाना जाता है और इसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी में थोड़ा सा हिस्सा अपना भी डालने का। तो वन शॉट रिवीजन आ चुका है अब एक और, किसका? यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि इसके बारे में हम लोगों को क्या क्या करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट करें। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, और आप लोगों के लिए लेकर आता है ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बहुत 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 सारी चीज़ें, और आपकी हेल्प करता है आपके मार्क्स को रेस करने में। चलो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। आइए जल्दी जल्दी से देखते हैं। एक बार फिर से आपका ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट करें और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले चीज़ जो ये हमें बता रहा है वो ये है कि द यूनाइटेड नेशंस क्या है? द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो हम सबको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसका टाइम पीरियड क्या था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था 1939 से लेकर 1945 का। 1945 दो जने इसमें लड़ रहे थे, एक थे अलाइड फोर्सेस, दूसरी तरफ था हमारे पास एक्सिस फोर्सेस, हाँ कि ना। अलाइड फोर्सेस जो है वो जीत जाती है, एक्सिस फोर्सेस हार जाती है। और अलाइड पावर्स में से जो जो बंदे जीत कर आते हैं, ठीक है, वो बंदे मिलकर बनाते हैं क्या? यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। जैसे कि यूएसए, जैसे कि यूके, जैसे कि फ्रांस, है ना। तो ये लोग इसमें हैं, और ये लोग हमें दिखने वाले हैं कहाँ पर? ये लोग हमें दिखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, वहाँ पे भी दिखेंगे हमें, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे अपन। और कौन है इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? कौन कौन है? चाइना भी है इसके साथ, ठीक है। और कौन है? एक और कंट्री है, और कौन सी? यूएसए होगी, यूके होगी, फ्रांस होगी, चाइना होगी, और एक और कंट्री है जिसका नाम है कौन सी कंट्री है भैया? और चलो याद नहीं आ रहा, जब याद आता आ जाएगा बता दूंगा। चलो देखो इधर, तो ये क्या बोल रहा है? द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही बना दी गई यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? इट वाज अ सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस व्हिच वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी पता है हम लोगों को कब हुई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसका टाइम पीरियड क्या था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था क्या? 1914 से लेकर 1918 का, है ना। और 1919 में बोला गया कि भाई लीग ऑफ नेशंस बना देंगे अपन, और 1920 में 1920 में हम लोगों ने लीग ऑफ नेशंस बना दिया था। लीग ऑफ नेशंस हम लोगों ने बना दिया कब? 1920 में। समझ में आया नहीं है? ठीक है, तो ये चीज हो रही है। तो लीग ऑफ नेशंस 1920 में बना दिया था, लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो है इसको क्यों बनाया गया था? इसको बना दिया गया था कि दोबारा से वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है, ठीक है। 1920 में हम लोगों ने लीग ऑफ नेशंस बना तो दिया, लेकिन 1920 में क्या हो जाता है? 1920 के बाद लीग ऑफ नेशंस का मेन काम क्या था? वर्ल्ड वॉर रोकना, दोबारा से वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन दोबारा से वर्ल्ड वॉर हो जाता है 1939 से 1945 हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इसका मतलब लीग ऑफ नेशंस में उतना दम नहीं था कि वर्ल्ड वॉर रोके, इस वजह से इसको कर दिया गया खत्म, और इसका उत्तराधिकारी बना दिया गया हम किसको? यूनाइटेड नेशंस को। और यूनाइटेड नेशंस बना कब है? तो यूनाइटेड नेशंस बना है 1945, 1945 में। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तो बताइए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? आगे बढ़े जल्दी जल्दी बढ़ते आगे, देखते हैं हमारे पास और क्या है इसके बारे में। ये बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट। तो सही बात है, यूनाइटेड नेशंस का काम क्या है? यूनाइटेड नेशंस का काम है टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट ना होने दे, है ना। मतलब लड़ाइयाँ ना हो, ठीक है। दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज आपस में लड़ाई ना करें, वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, यही है इसका मेन मकसद। कि इसको क्या करना है? प्रिवेंट करना है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन रहे, यही इसका मेन मकसद है। आगे देखिए क्या बोल रही है। आगे बोल रहा है कि इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर फाइव परमानेंट मेंबर्स। कौन से? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया भूल गए थे अपन, है ना। तो रशिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये यूएसएसआर था पहले, लेकिन बाद में क्या? रशिया बन गया था। फ्रांस एंड चाइना। तो हमारे पास अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, देखो यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस इसकी 5-6 बॉडीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। एक है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। एक है कौन सी? यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, है ना, इकोसॉक। और कौन सी है? हमारे पास है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। और कौन सी है इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को पढ़नी है? वो है यूनाइटेड नेशंस का
1 2 3 4 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। और कौन सा है, ठीक है। तो ये 5-6 बॉडीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशंस में, और इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें पता है कि 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। तो 5 परमानेंट मेंबर्स के बारे में ये क्या बता रहा है कि 5 परमानेंट मेंबर जो है वो कौन सा है, 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, यूएसए, रशिया, फ्रांस और चाइना, ठीक है। अब ये इन्हीं कंट्रीज को क्यों चूज करा हम लोगों ने, इन्हीं कंट्रीज को इस वजह से चूज करा क्योंकि ये सारे के सारे विक्टोरियस कंट्रीज है ना, मतलब ये सारे के सारे जीत के आए हुए हैं कहाँ से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, है ना। चाइना नहीं है इसमें, लेकिन चाइना इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इसको इंक्लूड करना पड़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। एंड अदर नॉन परमानेंट मेंबर्स हु आर इलेक्टेड आफ्टर एवरी 2 years, और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जैसे मैंने बताया आप लोगों को 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है हर 2 साल में, ठीक है। तो हर 2 साल में इलेक्ट कर लिया जाता है अलग अलग रीजन से, उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। आइए आगे बढ़ते फटाफट, आई होप कि यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल, तो यूनाइटेड नेशंस का जो हेड होता है उसको सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं हम लोग, है ना। तो यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल है जिसका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, है ना। तो एंटोनियो गुटेरेस क्या है, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल है अभी फिलहाल। तो सेक्रेटरी जनरल क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस का हेड होता है, यूनाइटेड नेशंस का हेड होता है, और ये बैठता है कहाँ पर है, सेक्रेटेरिएट में। तो यहाँ पर एक नाम और ऐड कर लीजिए, कौन सा, सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट, तो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और सेक्रेटेरिएट में जितने भी यूनाइटेड नेशंस के स्टाफ होता है, जितना भी यूनाइटेड नेशंस में काम करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं। और सेक्रेटेरिएट का हेड भी होता है कौन, सेक्रेटरी जनरल, जो कि अभी फिलहाल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है। आगे बढ़े आगे देखते हैं हमारे पास क्या है और, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब ये बता रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जो है, जो बॉडी है जिसको बनाया गया है टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल, तो उसके अलग अलग एजेंसीज है, अलग अलग बॉडीज है, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आगे, दिस इंक्लूड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बोल रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है। द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी है। द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन यूएनएचआरसी है हमारे पास। द यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज यूएनएचसीआर भी है हमारे पास। तो ये सारी की सारी हमारे पास एक्स्ट्रा बॉडीज है ना, जो अलग अलग तरीके से काम करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करती है, लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, है ना, और क्या बाकी सारी चीज़ें अच्छी रहे। हेल्थ के रिगार्डिंग कोरोना वायरस के टाइम पीरियड में देखा कि WHO ने कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, ठीक है। यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, तो हर जगह पे डेवलपमेंट करने की बात करती है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए पूरी दुनिया में काम करती है। इसके साथ क्या, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, है ना, यूएनएचसीआर। तो यूएनएचसीआर किस लिए काम करती है, तो यूएनएचसीआर काम करती है जो रेफ्यूजीज है, जैसे रोहिंग्याज है ना, जो इंडिया में भी रह रहे हैं, बांग्लादेश में भी रह रहे हैं, जिनको मार के भगा दिया था, कहाँ से, म्यांमार से, ठीक है। तो उन सब के लिए काम करती है कौन, यूएनएचसीआर। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनमें से कुछ यहाँ पर लिखे हुए। आगे बढ़ते थोड़ा सा, इसके कल हम लोगों ने एडिशनल टॉपिक्स में जो आने वाले थे, यूनिसेफ वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द कोल्ड वॉर। अच्छा, हम लोगों को पता है कि कोल्ड वॉर जो है कब खत्म हुई थी, तो कोल्ड वॉर खत्म हुई थी 1991, है ना, जब क्या हो गया था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ क्या हुआ, इंटीग्रेशन के साथ यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म करने की बात कही गई, ठीक है। देखिए क्या क्या बोल रहा है ये, रिफॉर्म्स एंड इंप्रूवमेंट आर नेसेसरी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म बेटर। द यूनाइटेड नेशंस इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। देयर हैव बीन डिमांड्स टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस। अब ये क्या बोल रहा है कि जब से यूएसएसआर जो है वो खत्म हो गया, तब से क्या है, तब से लोग पूरी की पूरी दुनिया डिमांड कर रही है कि यूनाइटेड नेशंस को क्या करो, रिफॉर्म करो, कुछ चेंज करो इसमें। कह रहा क्या चेंज करे। अब देखो, जैसे कि हम लोगों को पता है कि दुनिया जो था पहले वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो दुनिया थी हमारी, वो बाइपोलर वर्ल्ड बन गई थी। क्या बन गई थी, बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है, बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब है कि एक साइड में आ गई थी यूएसए, दूसरे साइड में आ गई थी यूएसएसआर, और इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, है कि ना, और 2 सुपर पावर्स थी, यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन अब होता क्या है, कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, और कोल्ड वॉर खत्म होने का मतलब यूएसएसआर खत्म, और यूएसएसआर खत्म होने का मतलब क्या, यूएसए अकेला बचा सुपर पावर, तो ये डोमिनेट कर लेगा, है कि ना, किसको, यूनाइटेड नेशंस को। तो यूनाइटेड नेशंस को यूएसए डोमिनेट करे, प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ही मेंबर्स है,
है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ही परमानेंट मेंबर्स है, और ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है वो उनके पास ही सिर्फ और सिर्फ वेटो पावर है। और वेटो पावर क्या होती है? पावर ऑफ रिफ्यूजल। ठीक है, किसी भी चीज़ को हाँ, किसी भी चीज़ को ना कर सकते हैं। ठीक है, चाहे उसके ऊपर सारे सहमत हो चाहे ना हो, उन लोगों ने ना बोल दिया तो ना। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं यूनाइटेड नेशंस में जिसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और हर ऑर्गेनाइजेशन को रिफॉर्म करने की ज़रूरत होती है टाइम के साथ साथ, लेकिन यूनाइटेड नेशंस जो है उसको अभी तक रिफॉर्म नहीं करा गया है। इंडिया खुद कहता है कि भाई हमें क्या कर दो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना दो। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर क्यों बना दो? क्योंकि सबसे पावरफुल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, लेकिन अभी तक उसका प्रपोजल वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज जो है उनका ये कहना है कि यूनाइटेड नेशंस को अब रिफॉर्म कर देना चाहिए, बहुत पुराना हो गया, क्योंकि 1945 के से वैसा के वैसा चल रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है ये, आगे देखो क्या बोल रहा है। 2 डिमांड्स हैव बीन रेज्ड, दैट इज रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस एंड अ रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बोल रहा है कि 2 चीज़ों को रिफॉर्म करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज़ क्या है? रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। तो ये बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ना, तो कई बार क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है वो बायस्ड लगता है। बायस्ड क्यों लगता है? क्योंकि वेस्टर्न चीज़ों को ज़्यादा देखता है ना। मेन इसके जो 5 बड़े बड़े ऑर्गन्स है उसमें से 2 हमारे पास एशिया में, बाकी सारे के सारे वेस्ट वाले हैं, 3 के 3 है ना, चाइना और रशिया है सिर्फ। ठीक है, तो इंडिया भी मांग करता है कि हमें भी बना दो। ठीक है, इसके साथ साथ क्या बोल रहा है, दूसरा जो चेंज करना है, अ रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की मतलब यूनाइटेड नेशन जो है किन किन चीज़ों के ऊपर अपना जुरिस्डिक्शन दे सकता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या? जुरिस्डिक्शन का मतलब किन किन चीज़ों के ऊपर अपनी बात चला सकता है। ठीक है, क्या हम लोगों को यूनाइटेड नेशंस की ज़रूरत है क्या? तो यूनाइटेड नेशंस की ज़रूरत तो है। क्यों यूनाइटेड नेशंस की ज़रूरत है हम लोगों को? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है? कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को रिजॉल्व करने की काम करता है और वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करता है। तो अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और यूनाइटेड नेशंस क्या इतना स्ट्रांग है कि उसके सारे के सारे लोग बात माने? अगर इतना स्ट्रांग होता तो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है तो उसको उस पर क्या कर लेता? रोक लगा देता। लेकिन क्या इतना ज़्यादा स्ट्रांग है वो? ठीक है, कि एक बार बोल दिया तो सारे यूक्रेन भी चुप हो गया और रशिया भी चुप हो गया? तो ऐसा तो नहीं होता। तो ये क्या बोल रहा है, इसी वजह से इसमें क्या है, रिफॉर्म लाने की जरूरत है यूनाइटेड नेशंस में, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बता रही है। वन ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस देयर हैज बीन द डिमांड टू इंक्रीज द मेंबरशिप ऑफ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब वही बात कर रहा है क्या, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। और टोटल कंट्रीज कितनी है? 193 कंट्रीज है टोटल। ठीक है, हमारी बुक के अकॉर्डिंग 192 है, लेकिन 193 है वैसे टोटल कंट्रीज। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ और सिर्फ 15 जने हैं, और ये 15 जने क्या करते हैं? मेन डिसीजंस ले रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, और ये 10 जने भी क्या है? ये 10 जने भी इलेक्शन जीत के आते हैं बेचारे 2 साल के लिए, उसके बाद 10 साल, अगले 10 साल इलेक्शन लड़ नहीं सकते ये लोग। ठीक है, लेकिन ये 5 मेंबर्स जो है ये हमेशा क्या होते हैं? ये 5 मेंबर्स हमेशा की रोल निभाते हैं हर एक डिसीजन में। तो ये बाकी की कंट्रीज क्या करें फिर? ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या करना है हम लोगों को? एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऐसा लाना है कि परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स, इनके मेंबर्स को बढ़ाओ, है ना, ताकि सबको जल्दी जल्दी से मौका भी मिले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या बनने का, मेंबर भी बनने का, प्लस की इश्यूज को उठाने का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, आगे देखो क्या बता रहा है ये बोल रहा है कि ऑन द इश्यूज विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सम कंट्रीज वांट द ऑर्गेनाइजेशन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर का इशू है, तो कश्मीर का इशू 1947 से चल रहा है कि इंडिया के पास रहेगा या पाकिस्तान के पास रहेगा या अलग से हो जाएगा। तो उस इशू को तो सॉल्व नहीं कर पाया यूनाइटेड नेशंस। ऐसे ही चेचनिया का इशू है, चेचनिया को क्या करना है? अलग होना है। पैलेस्टाइन का, इजराइल का इशू है। तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे चल रहे हैं जिसको कि अभी तक यूनाइटेड नेशन सॉल्व नहीं कर पाया है। और ये क्या बोल रहा है? ऑन द इश्यूज विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सम कंट्रीज वांट द ऑर्गेनाइजेशन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस। तो पीस और सिक्योरिटी में यूनाइटेड नेशंस क्या करे? जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल को हम लोग देखते हैं, है ना, रोज आए दिन हमारे पास खबर आती है क्या, इजराइल वालों ने पैलेस्टाइन वालों को इतना मार दिया, है ना, इस पैलेस्टाइन में इतनी डेथ हो गई, सीरिया में ये चल रहा है, यमन में ये चल रहा है। ठीक है, प्लस अफ्रीकन कंट्रीज की इकोनॉमी गिर रही है, पॉवर्टी चल रही है। तो जो की इश्यूज है ना, जैसे कि पीस मेंटेन करना और सिक्योरिटी मेंटेन करना, तो यूनाइटेड नेशंस पूरी तरीके से उस पर काम नहीं कर पा रहा है या उभर नहीं पा रहा है। इस वजह से इसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा कहना है हमारी किताब का।
आगे देखिए क्या बोल रहा है, while some other countries want the role of United Nations to be confined to development and humanitarian work, ठीक है, और कुछ कंट्रीज है उनका कहना है कि भैया ये पीस सिक्योरिटी वगैरह हम अपने अपने कंट्री का देख लेंगे, ठीक है, तुम एक काम करो, वैसे भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम एक काम करो, तुम सिर्फ और सिर्फ दो काम करने तुम लोगों ने, क्या दो काम, एक तो तुम लोग डेवलपमेंट कर लो और दूसरा ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर लो, इंसानियत के नाते जो काम करने हैं, कोई कहीं फंस गया, डिजास्टर आ गया तो वहाँ जाकर काम कर लो, ठीक है, उन लोगों को रेस्क्यू करो, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चलाओ, ठीक है, यूनिसेफ चला लो, ठीक है, चिल्ड्रंस को फंड दे दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिक्योरिटी वगैरह हम लोग देख लेंगे क्या करना है, ठीक है, लड़ाई वगैरह किससे करनी है हम लोग देख लेंगे, ठीक है, हर चीज़ में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसा किसका कहना है, कुछ कंट्रीज का ये भी कहना है कि यूनाइटेड नेशंस का रोल जो है उसको लिमिटेड होना चाहिए, और लिमिटेड होकर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट होना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन वर्क, ह्यूमैनिटेरियन मतलब इंसानियत के नाते काम करना चाहिए, बाकी कोई इसका काम नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, अ रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1992 ओवर द रिफॉर्म्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल। द रिजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड 3 मेन कंप्लेंट्स। अब देखो क्या बोल रहा है कि 1992 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, अब देखो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है ये सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे स्ट्रांग नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी बॉडी है, क्योंकि इसमें 193 के 193 कंट्रीज आते हैं। हमारी किताब 192 लिखते हो तो पेपर में आता है तो 192 ही लिखना है तुम लोगों को, अब 193 हो गई है। तो मैं आप लोग क्या बोल रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सारे के सारे मेंबर्स है, जितनी भी कंट्रीज है सारे के सारे क्या है इसके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसने क्या करा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या करा, 1992 में कुछ रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया है ना, और बोला कि भाई यूनाइटेड नेशंस में ये वाले रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। और इस रिजोल्यूशन के 3 मेन कंप्लेंट्स है। आइए देखते हैं कि वो 3 मेन कंप्लेंट्स क्या क्या है। देखो जरा, ये बोल रहा है कि टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स ओवर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन 1 जनवरी 1997 द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कोफी अरमान लिखा है, अन्नान, कोफी अन्नान है ये, कोफी अन्नान, ठीक है, इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू हाउ द यूनाइटेड नेशंस शुड बी रिफॉर्म, ठीक है। तो रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया किसने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जब रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया तो हमारे पास 1997 में एक यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है जिसका नाम है कोफी अन्नान। तो कोफी अन्नान कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक इंक्वायरी स्टार्ट करते, ठीक है, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि यूनाइटेड नेशंस का पूरा रिफॉर्म करना, कि किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोल रहा है, इसके लिए कोफी अन्नान ने क्या बिठाया था, कोफी अन्नान ने एक इंक्वायरी बिठाई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, और कहा क्या कि हम लोग चेक करेंगे कि कौन से रिफॉर्म लाए जा सकते हैं, क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं इसमें, ताकि यूनाइटेड नेशंस और अच्छे से काम करे और सब लोग इससे सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ अ न्यू मेंबर वाज डिसाइडेड, ठीक है। तो एक तो क्या डिसाइड किया, एक डिसाइड किया कि भाई कैसे किसी बंदे को नया मेंबर बना दिया जाए, किसका, यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यूनाइटेड नेशंस में अगर किसी भी बंदे को इंक्लूड करना है, मान लो एक नई कंट्री बन गई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि चेचन्या है, चेचन्या के बारे में हम लोग पढ़ के आए है ना, रशिया का पार्ट है, मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया, ठीक है। मान लो कि चेचन्या को आज़ादी मिल गई और चेचन्या रशिया से अलग हो गया, ठीक है। अब इसको यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बनना है, तो कैसे बनेगा ये पार्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि सिंपल चीज़ है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लोग क्या करेंगे, वोट देंगे, ठीक है। अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हाँ भैया, 50% + 1 लोगों ने कहा कि ठीक है भैया इसको इंक्लूड कर लो यूनाइटेड नेशंस में, तो इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। अगर नहीं कहा तो नहीं इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। तो ये क्या बोल रहा है कि क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ अ न्यू मेंबर वाज डिसाइडेड, तो ये डिसाइड कर लिया गया। Some of there were that a new member must be a major economic and military power, a substantial contributor to the United Nations budget. तो ये क्या बोल रहा है कि कुछ लोगों ने क्या कहा, some of them were that a new member must be a major economic power. तो ये बोल रहा है कि कुछ लोगों ने ये सजेशन दिए कि एक अच्छा इकोनॉमिक पावर होना चाहिए, तो उसको यूनाइटेड नेशंस में क्या करेंगे, अपन इंक्लूड कर लेंगे। इसके साथ साथ क्या, मिलिट्री पावर भी अच्छी होनी चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस का जो बजट बनता है उसमें क्या करना चाहिए, उसमें बहुत सारा पैसा भी लगाना चाहिए उसने। अगर ये तीनों चीज़ें करता है तो उसको नया मेंबर बना दो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या, हम लोगों ने पढ़ के आए थे कि जापान दूसरे नंबर पर है, जो क्या करता है, सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है यूनाइटेड नेशंस बजट पर, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक पढ़े, आगे बढ़े।
चलो आगे देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंट गवर्नमेंट सॉ एडवांटेजेस इन सम क्राइटेरिया एंड डिसएडवांटेजेस इन द अदर्स डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस। अब क्या बोल रहा है कि जैसे जो रिफॉर्म्स की बात आई तो कुछ लोगों को कुछ रिफॉर्म्स अच्छे लगे, कुछ लोगों को कुछ रिफॉर्म्स बुरे लगे, जहाँ पर इनको लगता है किसी कंट्री को कि भाई इस रिफॉर्म से हमारा फायदा होगा, ठीक है, तो उन लोगों ने कहा हाँ हाँ ये बढ़िया चीज़ है, ठीक है। फिर बाद में लगा कि भाई इस रिफॉर्म से अपना तो नुकसान है, बोला रहना ये बढ़िया नहीं है, ये नहीं करना, ठीक है। तो सबको सेटिस्फाई करना वैसे भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़े, देखो आगे क्या बोल रहा है, अ डिमांड टू एबॉलिश द वीटो पावर ऑल टुगेदर वाज आल्सो रेज्ड, ठीक है। अब हम सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इन्हीं के पास वीटो पावर है, इन्हीं के पास क्या है, वीटो पावर है। अब वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर होती है पावर ऑफ रिफ्यूजल, पावर ऑफ रिफ्यूजल। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बात उठी क्या, कि भैया पाकिस्तान को हम लोग एक टेररिस्ट कंट्री घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक टेररिस्ट कंट्री घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो जितने भी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, इन सब लोगों ने कहा ठीक है भैया, क्या पाकिस्तान को घोषित कर दो क्या, टेररिस्ट कंट्री, ठीक है। फिर ये 5 परमानेंट मेंबर्स भी है, इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 बोले कि भैया ठीक है पाकिस्तान को कर दो घोषित क्या, टेररिस्ट कंट्री, ठीक है। लेकिन एक मेंबर था जिसका नाम था चाइना, चाइना ने बोला नहीं, पाकिस्तान मेरा दोस्त है, मैं नहीं मानूंगा। तो एक भी मेंबर अगर रिफ्यूज करे और अपना वीटो पावर का यूज करे, अपने वीटो पावर का यूज करे, तो वो डिसीजन खत्म हो जाता है वहीं पे, ठीक है। तो बहुत सारे मेंबर्स क्या कह रहे हैं, बहुत सारे मेंबर्स कह रहे हैं कि ये जो वीटो पावर सिर्फ 5 जनों को दी गई है ना, तो ये क्या है, अनडेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक नहीं है ये, तो इस चीज को खत्म कर देना चाहिए। मेनी परसीव द वीटो टू बी इन कंफ्लिक्ट विद द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोवरेन इक्वालिटी इन द यूनाइटेड नेशंस, और सही बात है। तो ये क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग चलती है, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, इक्वालिटी, सब लोग बराबर होने चाहिए। तो वीटो पावर सिर्फ 5 कंट्रीज को दे रखा है, तो ये तो क्या नहीं है, ये तो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है, एक अनडेमोक्रेटिक चीज है, और इसको क्या करना चाहिए, कंप्लीटली खत्म ही कर देना चाहिए। समझ में आया नहीं है, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, आगे देखो क्या बोल रही है, परमानेंट मेंबर्स हैव 2 प्रिविलेजेस, दैट इज वीटो पावर एंड परमानेंसी इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 मेंबर्स है, कौन कौन, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इनके पास 2 फायदे हैं, क्या 2 फायदे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट है। ये 10 नॉन परमानेंट तो हर 2 साल में इलेक्शन लड़ के पहुंच रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन से, ठीक है। और ये लोग क्या है, ये लोग परमानेंट है, ये हमेशा यही रहेंगे, हाँ कि ना। तो बोले कि भैया ये भी तो दिक्कत है, ये तो हिल ही नहीं रहे अपनी जगह से, ये 5 के 5 तो वही के वही है, हाँ कि ना। तो ये बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 प्रॉब्लम्स है हमारे पास, क्या, एक तो ये 5 मेंबर जो है ये परमानेंट है, ये हिलते नहीं है कभी, ठीक है। बाकी लोग इलेक्शन जीत के बेचारे पहुंच रहे हैं, और अगर एक बार इलेक्शन जीत गए तो अगले 10 साल उनका नंबर भी नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ ये जो 5 मेंबर्स है, एक तो परमानेंट है प्लस वीटो पावर भी इनके पास, कह रहा भैया ये तो रिफॉर्म मांग रहा है, इसको करो चेंज, ये ठीक नहीं लग रहा हमें, आया नहीं आया समझ में, ठीक है। आगे देखो क्या बता रहा है, आगे क्या बता रहा है, आगे बोल रहा है कि बाय वीटो पावर मींस दैट इफ अ परमानेंट मेंबर कास्ट अ वीटो इन अ नेगेटिव मैनर देन इट मे स्टेट द डिसीजन, ठीक है, वही वाली बात है, ठीक है। तो वीटो के लिए सिर्फ इतना इजी याद रखो कि वीटो क्या है, वीटो पावर का मतलब है पावर ऑफ रिफ्यूजल, पावर ऑफ रिफ्यूजल है ना, किसी भी चीज को मना कर सकता है, एक नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, 5 परमानेंट मेंबर्स के पास है, ठीक है। यही बता रहा है, पढ़ लेना इसको। आगे देखो क्या बोल रहा है, विदाउट वीटो पावर, हाँ देखो क्या हो रहा है, विदाउट वीटो पावर देयर इज द डेंजर दैट द ग्रेट पावर्स वुड लूज इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड बॉडी एंड विदाउट देयर सपोर्ट द बॉडी वुड बी इनइफेक्टिव। अब देखो ये क्या बोल रहा है, एक साइड तो लोग बोल रहे हैं कि भाई वीटो पावर अगर हटा दी जाए, हटा देनी चाहिए क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, बराबर नहीं है। दूसरी तरफ क्या बोल रहा है कि अगर वीटो पावर हटा दी जाएगी, देयर इज द डेंजर दैट द ग्रेट पावर्स वुड लूज इंटरेस्ट, जो बड़ी बड़ी पावर्स है वो यूनाइटेड नेशंस में इंटरेस्ट लूज करेगी, जैसे चाइना हो गया, ठीक है। अब क्यों इंटरेस्ट लेगा यूनाइटेड नेशन में, ठीक है भैया पावर, हम अपने पास पावर नहीं है, सब बराबर है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कुछ बोल दिया तो मान लेंगे, दिल करा तो नहीं बोला तो नहीं मानेंगे, है ना। वो बोल रहा है हमें मानना होगा मानेंगे, नहीं मानना नहीं मानेंगे,
ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर वीटो पावर इनके हाथ से चलेगी तो ये लोग इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे यूनाइटेड नेशंस में, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि एंड विदाउट देयर सपोर्ट द बॉडी वुड बी इनइफेक्टिव। और अगर इन 5 लोगों ने अपना सपोर्ट हटा दिया, क्योंकि 5 बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, इन लोगों ने अपना सपोर्ट हटा दिया, तो यूनाइटेड नेशन ढंग से रन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो रिफॉर्म करे तो करे कैसा, है ना, कैसे इसको डेमोक्रेटिक भी बनाया जाए, कैसे इसमें इक्वलिटी भी रखी जाए, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है। लोग इसको रिफॉर्म करना भी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अपने इंटरेस्ट भी ढूंढ रहे हैं कि भैया ये वाला रिफॉर्म करे तो बढ़िया है, ये ना करे तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो हर कंट्री क्या है, अपने अपने तरीके से सोचती है इसको। आगे क्या बोल रहा है, जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि किस किस चीज़ के ऊपर ये अपने फैसले सुना सकता है यूनाइटेड नेशंस। देखो क्या हो रहा है, अ मीटिंग वाज हेल्ड इन सितंबर 2005 टू सेलिब्रेट द 60th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड टू रिव्यू द सिचुएशन। ठीक है, तो 2005 में सितंबर में एक मीटिंग हुई, और ये मीटिंग हुई थी जब यूनाइटेड नेशंस को 60 ईयर्स पूरे हो गए थे। ठीक है, 60 ईयर्स पूरे हो गए थे, एनिवर्सरी थी। तो अब सिन क्या है क्या बात हुई इसमें, ये बोल रहा है कि इसमें बात हुई कि यूनाइटेड नेशन को कैसे रिव्यू करा जाए, ठीक है, और देखा जाए यूनाइटेड नेशंस ने क्या क्या काम करा पिछले 60 साल। ठीक है, तो इससे क्या क्या चीज़ें निकल के आई देखते हैं। The leaders in this meeting decided some steps that should be taken to make the United Nations more relevant in the changing content। ठीक है, तो क्या बोला इन लोगों ने कि भाई यहाँ के जो लीडर्स थे इस टाइम पीरियड में, है ना, हर कंट्री के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के भी, हर कंट्री के बड़े बड़े लीडर्स ने क्या करा, इन लोगों ने कहा कि भाई कुछ स्टेप लेंगे हम लोग, मतलब इन लोगों ने कुछ डिसाइड किया कि ये स्टेप्स हम लोग उठाते हैं ताकि यूनाइटेड नेशंस जो है और अच्छे से काम करने लग जाए और हमें कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। आगे देखो, स्टेप्स इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, तो 2005 में क्या हुई, मीटिंग हुई, और 2005 की मीटिंग के बाद यूनाइटेड नेशंस क्या ह्यूमन राइट्स काउंसिल बन जाएगी। तो सबसे पहली बात क्या हुई, सबसे पहली बात हुई कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल बना दी जाए। क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड, डेमोक्रेसी फंड, तो डेमोक्रेसी फंड बनाया जाए। एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई कि ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म कर दिया जाए। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है, ध्यान से सुनो। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये क्या चीज है, हुआ क्या था, हम लोगों को पता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया है, और पूरी की पूरी दुनिया में हमारे पास क्या है, मान लो इंडिया है, ठीक है, मान लो हमारे पास श्रीलंका भी है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है पूरी की पूरी दुनिया में, आगे ना, पूरी की पूरी दुनिया में। अब सीन क्या था, 1945 के बाद वैसे सारे के सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट होनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इंडिया में तो कुछ ना लीडर्स जो थे वो एजुकेटेड वगैरह थे, इनको दुनिया की मालूमात थी, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी थी, जैसे एग्जांपल के तौर पे पलाऊ था, ठीक है, और पलाऊ के साथ 11 टेरिटरीज और ऐसी थी, मतलब 10 टेरिटरीज और ऐसी थी, पलाऊ के साथ मिलाकर 11, तो पलाऊ और 11 टेरिटरीज और ऐसी थी जिनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो किसी और का रूल चल रहा था उनके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के ऊपर भी किसी और का रूल चल रहा था, ठीक है, लेकिन इंडिया वालों ने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, इंडिया वालों को छोड़ दिया कि भाई अपनी कंट्री चलाओ, और चले गए वापस, है ना, इंडिया वालों ने अपनी कंट्री को संभाल लिया। लेकिन 11 टेरिटरीज ऐसी थी हमारे पास पूरी दुनिया में जो कि जहाँ की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी थी, लोग अनएजुकेटेड थे, इलिटरेट थे, स्किल वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है, जिनको आज़ादी भी दे दी गई, लेकिन वो आज़ादी के बाद भी सेल्फ रूल क्या नहीं कर सकते थे, अप्लाई नहीं कर सकते थे, या सेल्फ रूल के अकॉर्डिंग चल नहीं सकते थे, या इंडिपेंडेंस के बाद खुद की कंट्री को चला नहीं सकते थे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ने ये जिम्मेदारी उठाई, और यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि भाई तुम 11 टेरिटरीज, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने बना दिया है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और ये ट्रस्टीशिप काउंसिल तुम्हारी कंट्रीज को चलाएगी। ठीक है, तब तक जब तक कि तुम इतने काबिल ना हो जाओ कि तुम अपनी कंट्री को खुद रन कर सको। ठीक है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल ने इनको संभाला, और सबसे लास्ट कंट्री जो इस चंगुल से बाहर निकली वो थी पलाऊ, है ना, तो पलाऊ को 1994 में 1994 में मिल जाएगी इंडिपेंडेंस, और ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम खत्म हो गया। लेकिन ट्रस्टीशिप काउंसिल चलती रह रही थी, अब काम ही नहीं है इसके पास, कुछ कोई टेरिटरी बची नहीं है जिसको आज़ादी नहीं मिली, सबको आज़ादी मिल गई थी। तो अब सीन क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल को ये डिसीजन ले लिया गया कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इसको कर देते हैं खत्म। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि यूनाइटेड नेशंस की ऐसी कौन सी बॉडी है जिसको खत्म कर दिया गया, तो उसका आंसर आएगा हमारे पास ट्रस्टीशिप काउंसिल। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और इसके क्या क्या होता है वो भी था। तो 2005 की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, तो 2005 की मीटिंग याद रखना, क्या
ह्यूमन राइट्स काउंसिल, सबसे पहली चीज कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल बना दी जाए। दूसरा क्या, क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड, की डेमोक्रेसी फंड को बना दिया जाए। और तीसरा क्या, ट्रस्टीशिप काउंसिल को वाइंड अप कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे देखते हैं क्या है। और आगे कह रहा है कि इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स। अब इंडिया क्या चाह रहा है, इंडिया क्या क्या रिफॉर्म्स चाह रहा है उसके बारे में देखते हैं। इंडिया क्या सोच रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में क्या चीज चेंज कर दिया जाए तो हमें भी फायदा हो और दुनिया को भी फायदा हो। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये बोल रहा है कि इंडिया हमेशा से चाहता है कि यूनाइटेड नेशन जो है इसको रीस्ट्रक्चर कर लिया जाए, इसमें चेंजेस होने चाहिए। इट बिलीव्स दैट अ स्ट्रेंथन्ड एंड रिवाइटलाइज यूनाइटेड नेशंस इज डिजायरेबल इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। ये बोल रहा है इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि भाई बहुत जल्दी से दुनिया जो है चेंज हो रही है और उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस में भी रिफॉर्म्स आने चाहिए जिससे कि इस चेंज होती हुई दुनिया में हम लोग अपने पैर जमा सकें। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड ऑफ इंडिया इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो इंडिया को खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है, इंडिया को खुद क्या करना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है। लेकिन इसी वजह से ये क्या कह रहा है, इसी वजह से ये कह रहा है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी ये है कि जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स को तुम लोगों ने पावर दे रखी वीटो वाली, मुझे भी चाहिए। इंडिया कह रहा है, क्यों, इमर्जिंग इकोनॉमी है, सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास है, 142 बिलियन हो गए हमारे पास, है ना, 142 करोड़ हो गए, सॉरी। ठीक है, तो अगर इतने लोग हमारे पास है, इतनी पावर हमारे पास है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम लोग है दुनिया में, सबसे पहले यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हम लोगों ने दिया है लोगों को, तो हमें भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दो, परमानेंट मेंबर्स में, है ना। नॉन परमानेंट मेंबर्स में तो अपन आ ही जाते, लेकिन परमानेंट मेंबर्स में हमें जगह चाहिए। आगे क्या बोल रहा है, इट सपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। और ये भी बोल रहा है कि भाई परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ाओ और नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ाओ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, इंडिया का कहना है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि इट ऑल्सो आर्ग्यूज दैट एन एक्सपैंडेड काउंसिल विथ मोर रिप्रेजेंटेटिव विल एंजॉय ग्रेटर सपोर्ट इन द वर्ल्ड कम्युनिटी। तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे, तो इसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और जब ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे तो कंट्रीज़ का ज़्यादा सपोर्ट आएगा और वर्ल्ड कम्युनिटी खुश रहेगी। ठीक है, किसका कहना है, इंडिया वालों का अपना कहना है ये। देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है, इंडिया इटसेल्फ विशेस टू बी अ परमानेंट मेंबर इन द रीस्ट्रक्चर यूनाइटेड नेशंस। और इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस को रीस्ट्रक्चर इसी वजह करना चाहता है क्योंकि इंडिया चाहता ही क्या है, इंडिया चाहता है कि भाई मुझे भी परमानेंट मेंबर बना दिया जाए और मेरे पास भी क्या है, वीटो पावर आ जाए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इसके अकॉर्डिंग तो सेकंड मोस्ट है क्योंकि हमारे किताब में यही लिखा है। ठीक है, तो आपने को यही लिखना है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, प्लस क्या है, इंडिया को खुद क्या बनना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनना है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया जो है अपने पॉइंट किस तरह से रख रहा है। इंडिया कह रहा है कि मैं सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हूँ और सेकंड पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड हूँ। ठीक है, तो अगर चाइना को रखा गया है तो मुझे भी रखना चाहिए क्योंकि मेरे से बड़ी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि चाइना में कम्युनिज्म है, डेमोक्रेसी नहीं है। आगे ना, आगे बढ़े, आगे देखते क्या कह रहा है। आगे बोल रहा है कि द कंट्रीज इकोनॉमिक इमर्जेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज अनदर फैक्टर दैट परहैप्स जस्टिफाइज इंडियाज क्लेम टू अ परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अब तीसरी चीज क्या बोल रहा है, तीसरी चीज इंडिया बोल रहा है कि भाई देख सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हूं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास। तीसरी चीज ये कह रहा है कि क्या हमें परमानेंट मेंबर इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि हमारी इकोनॉमी लगातार ग्रो होती जा रही है ना। अब वो टाइम नहीं है 1947 वाला कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है या हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमारे पास मैन पावर नहीं है या हम लोग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। हम हर चीज़ में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं और इकोनॉमी के हिसाब से बात करो तो थोड़े दिन और रुक जाओ, सबसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, परमानेंट सीट चाहिए ही चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और इसी वजह से ये बात करता है किसकी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की या यूनाइटेड नेशंस को पूरी तरीके से रिफॉर्म करने की। ठीक है, आगे देखो, डिस्पाइट इंडियाज विश टू बी अ परमानेंट वीटो होल्डिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, सम कंट्रीज क्वेश्चन इट्स इंक्लूजन। ठीक है, अब इंडिया को तो क्या करना है, पार्ट बनना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज है जो सवाल उठाते हैं इंडिया के ऊपर कि भैया तुम बनोगे, ठीक है, आओ तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, देखते क्या क्या इनसे पूछा जाता है। दे आर कंसर्न अबाउट इंडो पाक रिलेशंस, इंडियाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि भैया तेरे और पाकिस्तान की तो वैसे ही नहीं बनती,
तेरे को अगर दे दिया हम लोगों ने क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना दिया, तो तू तो पाकिस्तान को खा जाएगा कच्चा। आगे ना जो भी पाकिस्तान वाली बात उठेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो रिफ्यूज कर देगा, वीटो यूज कर लेगा, कह रहा है इनको देना ही नहीं कुछ। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या, इंडिया भी तो न्यूक्लियर पावर है, आगे ना, तो अगर न्यूक्लियर पावर के हाथ में दे दी क्या क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियर पावर के हाथ में सारी की सारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो पावर भी दे दिया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी में तुम्हें इंक्लूड भी कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इंडिया कहता है कि भैया देखो ऐसा है, मुझे ये बताओ कि जो 5 बंदे बैठे हुए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्या वो न्यूक्लियर पावर नहीं है? तो वो सारे के सारे न्यूक्लियर पावर भी तो है ना। तो अगर वो बन सकते हैं और उनकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मेरे वजह से क्यों होगी? फिर लोग कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है, उनका पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है, या उनका किसी और दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई नहीं है ना, जैसे तुम्हारी लड़ाई है, इंडिया और पाकिस्तान अलग लेवल पे लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में देखते हैं अब यूनिपोलर वर्ल्ड क्या, यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब जब यूएसएसआर गिर गया था, टूट गया था, फूट गया था, है ना, 15 अलग अलग कंट्रीज निकल गई थी और रशिया उसका सक्सेसर बन गया था, तो एक ही पावर दुनिया में दिख रही थी जिसका नाम था यूएसए। तो यूएसए जब पावरफुल सुपर पावर बन गया था, तब यूनिपोलर वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस ने कैसे काम किया उसके बारे में देखते हैं। ये बोला, इट इज बिलीव्ड बाय मेनी कंट्रीज दैट द रिफॉर्म एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस could help the United Nations cope better with a unipolar world in which the US was the most powerful country। अब USA अकेला मोस्ट पावरफुल कंट्री उभर के आ गया था, तो लोगों को डर लग रहा था कि भाई ये तो हर चीज़ में डोमिनेट करेगा, और इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस में क्या चाहते थे, यूनाइटेड नेशंस को रिस्ट्रक्चर करने की, उसको रिफॉर्म करने की बातें कर रहे थे हम लोग। ठीक है, आगे देखो, The US stands as the only superpower after the disintegration of the USSR. Hence, US power cannot be easily checked. ठीक है, तो अब सीन क्या था कि यूएसए की पावर को कैसे चेक कर लिया जाए, इसके ऊपर रोक कैसे लगा दिया जाए। ये तो अपनी सारी चीज़ें मनवाएगा, अभी भी मनवाता है ना, अब तो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर निकल के आ चुके हैं, लेकिन यूएसए जो है वो अभी भी नहीं मानता। ठीक है, तो यूएसए को चेक कैसे करा जाए, यूएसए तो अपनी चलाता है सारी की सारी चीज़ों में, क्यों, क्योंकि हर चीज़ में आगे है, डेवलपमेंट में आगे है, ठीक है, स्किल्स में आगे है, हर चीज़ में आगे चलता है हमेशा हमेशा, है ना। ओलंपिक्स में देख लो, सबसे ज़्यादा मेडल्स किसके, चाइना यूएसए, तो दोनों वर्ल्ड पावर की तरह लड़ती रहती है। लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो दुनिया में एक ही सुपर पावर दिख रहा था हमें, जिसका नाम है यूएसए। और यूएसए को चेक कैसे करा जाए, तो यूएसए को चेक करने के लिए, मतलब उसकी पावर को चेक करने के लिए, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए लोग मांग कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस को क्या करने की, रिस्ट्रक्चर करने की या रिफॉर्म करने की। आगे देखिए क्या बोल रहा है, विद इन द यूनाइटेड नेशंस द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस इज कंसिडरेबल। ये बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूएसए जो है उसका क्या जो हाथ है या उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के बजट में सबसे ज़्यादा पैसा भी देता है वो, है ना, कहता है भैया तुम ज़्यादा पैसा दे दो, तुम अपना इन्फ्लुएंस दिखा दो। ठीक है, प्लस यूनाइटेड नेशंस की सारी बॉडीज़ मोस्टली सिर्फ और सिर्फ तुम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ दो, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ने के बाद जितने भी 5 बड़ी बड़ी बॉडीज़ है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो, या फिर वो हो क्या अपनी क्या कहते हैं उसको, इकोसॉक हो, ठीक है, तो ये सारे के सारे कहाँ पर है, सारे के सारे न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, यूएसए में, तो सबको संभाल भी तो वो रहा है। आगे ना, वो अलग बात है कि बजट से पैसा जाता है, लेकिन बजट में भी तो सबसे ज़्यादा पैसा वो दे रहा है। ठीक है, तो इसका क्या है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है यूएसए का, किसमें, यूनाइटेड नेशंस में। फिर क्या बोल रहा है, एज द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशंस द यूएस हैज अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एज द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशंस के बजट में, बहुत पैसा लगाता है। तो जब इतना ज़्यादा पैसा लगाता है तो बाकी लोग बोल भी नहीं पाते हैं, क्यों, क्योंकि भाई लास्ट में क्या, पैसा बोलता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बजट पैसा लगाए बोल देगा ठीक है भैया यूनाइटेड नेशन चला लो, तो मैं निकल जाता हूँ, तो यूनाइटेड नेशंस चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या है, इसके फाइनेंशियल पावर से भी कोई मैच नहीं कर पाता। सेकंड नंबर पे जापान है, और जापान को भी अडॉप्ट कर रखा है यूएसए ने। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही है। आगे क्या बोल रहा है, द यूनाइटेड नेशंस इज नॉट देयरफॉर अ ग्रेट बैलेंस टू द यूएस। ठीक है, तो इसी वजह से ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में एक अच्छा बैलेंस नहीं बन रहा है यूएसए की वजह से, क्योंकि यूएसए कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। Nevertheless, in a unipolar world in which the US is dominant, the United Nations can and has served to bring the US and the rest of the world into discussions over various issues। तो क्या बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस लेकिन हल्का नहीं पड़ा। यूनिपोलर वर्ल्ड के टाइम पीरियड में भी जब अकेला यूएसए हम लोगों को दिख रहा था सुपर पावर की तरह, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज पर यूनाइटेड नेशंस ने यूएसए को भी काउंटर किया।
ठीक है, उसको भी, उसके ऊपर भी रोक लगाया, उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए और एक अच्छी बॉडी की तरह काम करके दिखाया है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस वगैरह भी हुए, ऐसे बता रहा है बहुत सारे इश्यूज के ऊपर। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द यूनाइटेड नेशंस इज एन इम्परफेक्ट बॉडी बट विदाउट इट द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ये क्या कह रहा है कि भाई जब यूनाइटेड नेशंस ढंग से काम नहीं कर पा रहा है या इक्वलिटी पे काम नहीं कर पा रहा है, किसी के पास पावर है, किसी के पास पावर नहीं है, तो ये बोला कि यूनाइटेड नेशंस एक इम्परफेक्ट बॉडी है, ये तो हम भी मानते हो, तुम भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन ना हो फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर इश्यूज का डिस्कस करोगे, फिर कश्मीर का मुद्दा का डिस्कस करोगे, फिर पैलेस्टाइन का मुद्दा का डिस्कस करोगे, है ना। और अगर कहीं पर डिस्कस करने का मौका नहीं मिल रहा है तुम्हें, यूक्रेन का और उसका मौका कहाँ पर डिस्कस करोगे, क्या नाम है, यूक्रेन का और रशिया का मुद्दा। ठीक है, तो अगर यूनाइटेड नेशंस नहीं होगा फिर तो वॉर ही वॉर होनी है। तो ये कह रहा है कि इम्परफेक्ट बॉडी है, माना कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये क्या नहीं कर पाती है, डिसीजंस वगैरह नहीं ले पाती है, लेकिन अगर ये ना हो फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू यूज एंड सपोर्ट द यूनाइटेड नेशंस एंड द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन वेज दैट आर कंसिस्टेंट विद देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू यूज एंड सपोर्ट द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन वेज दैट आर कंसिस्टेंट विद देयर ओन इंटरेस्ट। अब देखो क्या बोल रहा है कि लोग क्या करते हैं, यूनाइटेड नेशंस को सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब भी हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट को हार्म पहुंचता है तो अपन सबसे पहले कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस में, है ना। क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पर एक यही बॉडी है जो क्या करती है, इश्यूज को सॉल्व करने की कम से कम कोशिश करती है, अगर सॉल्व नहीं कर पाती है तो। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर शेयरिंग देख लिया हम लोगों ने, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, लड़ाई हो जाती बार बार इंडिया और पाकिस्तान की। तो यूनाइटेड नेशंस बीच में आया, यूनाइटेड नेशंस ने कहा, वर्ल्ड बैंक, है ना, तो वर्ल्ड बैंक बीच में आई, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ठीक है मैं क्या करता हूँ, तुम दोनों के बीच में ट्रीटी करवा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे वाले इश्यूज क्या करती है, ये करवाती है। कश्मीर वाला मुद्दा है, इसके पास ही गया था यूनाइटेड नेशंस के पास, तो इसने कहा ठीक है भाई अभी के लिए जिसके पास, पाकिस्तान के पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके पास रहने दो, इंडिया के पास इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके पास रहने दो, दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे, बात करेंगे, लड़ाई नहीं करनी है। तो वो मुद्दा चलो लटका हुआ है मुद्दा, लेकिन कम से कम वॉर तो नहीं हो रही है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब बोल रहा है दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं कि और कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बोल रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट लुक्स अपॉन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशंस। इट हैज 188 मेंबर कंट्रीज। तो ये क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये भी कब बना था, 1945 में ही बना था, है ना। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के दोनों इकट्ठा ही बने थे, ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इन दोनों को। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, IMF क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है और लोगों को फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करता है, लोगों क्या, कंट्रीज को क्या करता है, फाइनेंशियल एड देता है। और इसमें कितने मेंबर्स है, तो इसमें 188 मेंबर्स है, 188। आगे देखो क्या बोल रहा है, द G8 मेंबर्स। अब ये G8 और G7 क्या है ये भी समझ लो। G7 मेंबर्स कौन होते हैं, G7 कौन होता है, G7 वो लोग हैं जो क्या करते हैं, G7 में 7 कंट्रीज आती है और ये 7 कंट्रीज कौन सी है, ये 7 कंट्रीज वो है जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्या है, पावरफुल कंट्रीज है। कौन सी है नाम लिखा हुआ है देख लेना, लेकिन मैं समझा क्या रहा हूँ तुम्हें वो समझो। 7 कंट्रीज है जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल है और प्लस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इन सब लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है क्या, G7। ठीक है, इनका काम क्या है, इनका काम है कि भाई वर्ल्ड के इश्यूज वगैरह डिस्कस करना। ठीक है, इनका कोई हेड वगैरह नहीं है, ठीक है, हेड नहीं है इनका कोई, क्योंकि सब लोग जब मिलते हैं तो इकट्ठा मिलते बात करते चले जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसा एक हेड नहीं बनता है इनका। दूसरी चीज़ क्या है, 7 कंट्रीज है, इकोनॉमिकली पावरफुल है, डेवलप्ड है, प्लस ये सारे के सारे जो G7 कंट्रीज है ये मोस्टली यूरोपियंस है। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा डेवलप्ड है। और इसमें इंक्लूड कर दिया था एक और कंट्री को जिसका नाम था रशिया। तो रशिया को जब इसमें इंक्लूड कर दिया था तो ये बन गया था G8 कंट्री, G8। लेकिन रशिया ने क्या करा, रशिया ने अटैक करा था किस पे, यूक्रेन पे 2014 में भी। ठीक है, तो अभी से नहीं कर रहा है, 2014 से कर रहा है। ठीक है, तो रशिया ने क्या कर दिया था, यूक्रेन पे अटैक करा था और यूक्रेन का एक एरिया छीन लिया था जिसका नाम था क्रीमिया। तो क्रीमिया छीनने की वजह से क्या कर दिया था, रशिया को फिर से हटा दिया गया था। तो G7 में अगर रशिया ऐड करो तो बन जाता है G8 और G8 में से रशिया माइनस करो तो बन जाता है G7। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि G7 वालों को पसंद नहीं आया कि भाई रशिया ने क्या करा, हमारा पार्ट होने के बावजूद
अटैक कर दिया किस पे, यूक्रेन पे। रशिया वालों ने बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो मुझे ग्रुप में रखो चाहे ना रखो, एरिया तो मेरे पास आ गया, तो क्रीमिया तो छीन लिया था उसने। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ देखो क्या बोल रहा है, तो G8 मेंबर्स कौन कौन है, देखो यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, रशिया। ठीक है, चाइना एंड सऊदी अरेबिया हैव मोर देन 52% वोट्स इन IMF। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि G8 मेंबर्स प्लस कौन, चाइना, सऊदी अरेबिया, इन सब के पास 52% वोट्स है किसमें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। मतलब कितने ज्यादा स्ट्रांग है ये सारे के सारे कंट्रीज, ये 8-10 कंट्रीज। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे ये बता रहा है कि वर्ल्ड बैंक इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1944। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में वर्ल्ड बैंक भी बनी थी, है ना। 1945 है वैसे दोनों का, ठीक है, लेकिन 1944 से बनना स्टार्ट हो गया था, बातचीत वगैरह स्टार्ट हो गई थी। तो ये बोल रहा है वर्ल्ड बैंक इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले से क्या इसके ऊपर बारे में बात हो रही थी, और ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, और 1945 में कंप्लीटली इसको बना दिया गया था। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू मेंबर कंट्रीज स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक जो है इसमें सारी की सारी कंट्रीज जो है लगभग मेंबर है, 193 की 193 मेंबर्स। और क्या बोल रहा है ये कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक लोन्स देता है, ग्रांट्स देता है। ग्रांट्स क्या होता है, ग्रांट्स होता है एक तरीके से लगा लो दान में पैसा दे रहा है ना, कि भैया तुम अपने यहाँ पे ये काम कर लो। ठीक है, और लोन्स भी देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका में क्राइसिस चल रही है अभी, इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, तो श्रीलंका के पास पैसा नहीं है, वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगा इसने, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई पहले ही पैसे ले रखे तूने दिए नहीं वापस। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं दे रहा था, तो इंडिया गया, इंडिया ने बोला भैया पैसे दे दो इसको, मैं गारंटी लेता हूँ दे देगा वापस। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कर दिया, लोन प्रोवाइड किया। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट देता है टू द मेंबर कंट्रीज स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज। खास करके किसको देता है, मेंबर कंट्रीज को देता है, जो वर्ल्ड बैंक का मेंबर है उसको देता है, प्लस डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देता है। और जितने भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन वगैरह देते हैं, इन सब से इंडिया वालों ने पैसे उठाया, और इंडिया सबसे ज्यादा पैसा उठाता है सबसे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, तो सबसे ज्यादा क्या लोन लेने वाला बंदा कौन है, इंडिया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन 1995, इंपॉर्टेंट 1995 में बना दिया गया, एज द सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स गेट। तो जैसे हमारे पास पहले क्या था, पहले हमारे पास लीग ऑफ नेशंस था, और लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर बन के क्या आया था, लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर बन के आया था यूनाइटेड नेशंस, है ना। जैसे हमारे पास USSR था, USSR का सक्सेसर बन के कौन आया था, रशिया। इसी तरीके से हमारे पास पहले था गेट। तो गेट क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था। ठीक है, ढंग से चल नहीं पाया तो अपन ने नई चीज बना दी, क्या, WTO। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार ऑप्शन में आ जाता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को भी WTO लिखते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, और इसको बनाया कब गया, 1995 में बनाया गया। ठीक है, तो ये इसके बारे में बता रहा है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इट सेट्स द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1995 में बना है, जिसने गैट को क्या करा है, रिप्लेस करा है, या उसका सक्सेसर बन के आया है, ये इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है क्या करना, ग्लोबल ट्रेड के रूल्स बनाना, कि ग्लोबल ट्रेड कैसे होगा, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा। मनमानी तो नहीं हो रही है, डेवलप्ड कंट्रीज मनमानी तो नहीं कर रहे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, डेवलपिंग कंट्रीज मनमानी तो नहीं कर रही पुअर कंट्रीज के साथ, या डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों के दोनों क्या नहीं कर रहे, मनमानी तो नहीं कर रहे पुअर कंट्रीज के साथ। तो ये सारी चीजें बताता है वो। इट हैज 157 मेंबर्स। तो ये क्या बोल रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स है, 157। उसमें कितने थे, क्या नाम है अपना, IMF में 188 मेंबर्स थे, इसमें कितने 157 मेंबर्स है। वर्ल्ड बैंक में लगभग सारे मेंबर्स है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लगभग सारे मेंबर्स है। क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1957। ठीक है, तो ये एक और एजेंसी के बारे में, एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, जिसका नाम है IAEA। और IAEA क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। ठीक है, और इसको कब बनाया गया था, 1957 में। ठीक है, गैट को कब बनाया, सॉरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया था, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है कब, 1995 में। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा 1944, IMF 1945। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को याद रखनी है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है पेपर में। इट सिक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पस। ठीक है, तो ये जो IAEA है हमारे पास, IAEA है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो IAEA
इसका मेन काम क्या है, जिसको 1957 में बनाया गया, तो इसका मेन काम है कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करना है, लेकिन पीसफुल चीज़ों के लिए, है ना। एनर्जी बना लो, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट बना लो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम में ले आओ, लेकिन मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ मत करो। तो IAEA ये वाला काम करता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में पिछली कई बार आ चुका है, तो हो सकता है कि अभी भी आए। तो ये बोल रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये बोल रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंटर गवर्नमेंटल या इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब क्या है, ये एक NGO की तरह काम करता है। NGO समझते हो ना, जो कि काम तो करती है किसके लिए, लोगों के लिए काम करती है, लेकिन वो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। तो ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करती है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या, लोगों के अधिकारों के लिए काम करती है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है ना। कहीं पर ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई लोगों को इक्वालिटी नहीं मिल रही है, ऊंच नीच किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है ना। और सिर्फ किसमें, जेंडर इक्वालिटी भी चेक करती है कि जेंडर इक्वालिटी है या नहीं है, मेल में और फीमेल में, ठीक है, बच्चों को सब कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था MCQs में, ठीक है, कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे रिलेटेड है, तो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, ठीक है। और न्यूज़पेपर्स में भी आता रहता है बार बार एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, ठीक है। तो NGO है, याद रखना ये। आगे तो क्या बोल रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉच इज एन इंटरनेशनल NGO विच इज इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ये क्या बोल रहा है, एक और हमारे पास छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच, ठीक है। और ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल NGO है ये भी, विच इज इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर रिसर्च करता है और ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों को बताने का इसका काम है, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया और ह्यूमन राइट्स वॉच हो गया, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों एडवोकेसी करते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के बारे में रिसर्च करते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते भी है। नेक्स्ट, फैक्ट्स दैट मैटर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प कंट्रीज टू कोऑपरेट टू क्रिएट better living conditions all over the world and provide common platform to discuss contentious issues and find peaceful solutions by a mechanism, rules and bureaucracy, ठीक है। तो ये facts that matters में मैंने क्या करा है, important वो वाले पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज को हेल्प करते हैं ताकि वो कोऑपरेट कर सके टू क्रिएट बेटर लिविंग कंडीशंस, अच्छे लिविंग कंडीशंस बनाने के लिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बनाने के लिए, प्लस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रोवाइड कॉमन प्लेटफॉर्म टू डिस्कस कंटेंशियस इश्यूज। और क्या करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लोग जाकर बैठकर बातें करें, बातें करने के लिए ये कर रखा है, ठीक है, कि वहाँ पर बैठकर सॉल्यूशन निकाले बातों से अपने, है ना। ये नहीं बैठ के गप्पे लड़ा रहे, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई किस लिए गए, ताकि कंट्रीज के इश्यूज जो है वो बैठकर डिबेट के थ्रू सॉल्व हो जाए, ना कि फाइटिंग के थ्रू, ना कि वॉर के थ्रू, ठीक है। और आजकल ना कोई भी कंट्री वॉर लड़ने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, रशिया को छोड़ दो, ठीक है। क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वॉर में पैसा बहुत खर्च होता है और इकोनॉमी डाउन हो जाती है। इस वजह से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा वॉर वगैरह पे ध्यान नहीं देते अब, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एंड टू फाइंड पीसफुल सॉल्यूशंस, और पीसफुल सॉल्यूशंस निकालने के बाय अ मैकेनिज्म, रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी, जो कि एक मैकेनिज्म की तरह चलेगा, रूल्स के साथ चलेगा, और ब्यूरोक्रेसी मतलब इंपॉर्टेंट बंदे बैठेंगे, कौन से, पढ़े लिखे बंदे बैठेंगे, ठीक है। वो कुछ पॉइंट बताएगा, हम कुछ पॉइंट बताएंगे, और कुछ ना कुछ पीसफुल सॉल्यूशन जिसमें से निकल के आए, और इसी वजह से बनाया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आगे देखो क्या बोल रहा है, The United Nations was founded as a successor of League of Nations। तो हमें पता ही है, immediately after the Second World War, chartered by 51 states on 20th October 1945 with the headquarter at New York। तो ये क्या बोल रहा है कि लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर है कौन, यूनाइटेड नेशंस, और इसको बनाया गया था कब, 1945 में बना था ये। और स्टार्टिंग में इसमें 51 कंट्रीज आके जुड़ी थी, है ना। 50 कंट्रीज थी, बाद में एक कंट्री थी पोर्तुगाल थी या पोलैंड थी, जो बाद में आके जुड़ी थी इससे, ठीक है। और 20 अक्टूबर 1945 को बनाया, 24 अक्टूबर 1945 से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द यूनाइटेड नेशंस हैज 192 मेंबर्स। अब तुम्हारी किताब में 192 है तो 192 ही लिखना, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस में कितने 192 मेंबर्स है,
192 member states to prevent international conflicts, to facilitate cooperation. The United Nations main organs are the General Assembly and Security Council. The United Nations Security Council consists of 5 permanent members. अच्छा, ये एक तरीके से समरी है, एक बार देख लेना इसको तुम लोग, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लास्ट में जो है मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लो बस तुम लोग, ठीक है। कैसे रिफॉर्म होगा, क्या क्या हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग है ये, देखो ज़रा, ठीक है। इंडिया भी सपोर्टर है वगैरह 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 वगैरह, तो फोटो ले लो इसकी, ताकि अपन आगे देखें थोड़ा सा और क्या है, फिर अपन डिस्कस करेंगे जनरल सेक्रेटरीज को, ठीक है। IMF के बारे में भी देख लिया था हम लोगों ने, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लिया, वर्ल्ड बैंक के बारे में भी फोटो खींच लो, देखो ज़रा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये वाला रहेगा क्या, देखो देखो, चलो आगे बढ़े। IAEA देख लिया हम लोगों ने 1957 वाला, एमनेस्टी इंटरनेशनल देख लिया था, ह्यूमन राइट्स वॉच देख लिया था हम लोगों ने, वर्ड्स डेट मैटर, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। हो सकता है कि एक नंबर में 2 नंबर में पूछ लिया जाए कि यूनाइटेड नेशन चार्टर क्या होता है, और क्या वीटो क्या होता है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कौन होता है, WHO क्या है, यूनिसेफ क्या है, यूनेस्को क्या है, पीस कीपिंग ऑपरेशन क्या होता है, टाइमलाइन देख लो, ठीक है। टाइमलाइन वाले को स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 1941 में क्या हुआ था, अटलांटिक चार्टर जो है इसको साइन करा गया था, और अटलांटिक चार्टर साइन किसने किसने किया था, US प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, ठीक है। फिर 1943 में क्या हुआ, तेहरान कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें सोवियत यूनियन, US, ब्रिटेन तीनों के बड़े बड़े लीडर्स आए थे, मिले थे, ठीक है। 45 में क्या हुआ था, बिग थ्री मतलब कौन कौन, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टैलिन, इन सब की याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। इसकी ये यूनाइटेड नेशंस कैसे बना था उसकी टाइमलाइन है पूरी की पूरी। 2 मंथ लॉन्ग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सैन फ्रांसिस्को में, उसके बारे में बता रहा है। 1945 जून 26 1945 में यूनाइटेड नेशंस चार्टर को साइन कर दिया जाता है, 50 नेशंस करते हैं इसको, ठीक है। पोलैंड बाद में साइन करता है, बताया था मैंने आप लोगों को, और 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर से पोलैंड को मिलाकर, ठीक है। अक्टूबर 24 1945 यूनाइटेड नेशंस फाउंड होता है, और यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग डे है ये, और यूनाइटेड नेशन डे की तरह मनाया जाता है इसको। और इंडिया ने कब ज्वाइन किया, इंपॉर्टेंट, 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया ने ज्वाइन किया है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहला यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये है ट्रैगविली, और ट्रैगविली जो है नॉर्वे का रहने वाला है। 1946 से 1952 तक ये एज अ फर्स्ट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की तरह काम किया इसने। लॉयर एंड फॉरेन मिनिस्टर था ये। वर्कड फॉर सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर। तो इन्होंने कब किस लिए काम किया था, सबसे पहली चीज तो इन्होंने काम करा है कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करवाने के लिए, ठीक है, और सीज फायर करवाया था। 1947 में इंडिया की और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी, 47-48 प्रॉक्सी वॉर, ठीक है। तो वो जो प्रॉक्सी वॉर थी उसको रोकने में, उसको सीज फायर करवाने में, और POK और IOK जैसा जिसके पास है वैसा उनके पास रहेगा, तो वो ट्रैगविली का डिसीजन था। क्रिटिसाइज फॉर हिज फेलियर टू क्विकली एंड द कोरियन वॉर। तो कोरियन वॉर जो था साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में, ठीक है, तो इसको स्टॉप नहीं कर पाए थे जल्दी से, तो 4 साल चला वो, 1953 तक चला वो कुछ, है ना। तो उसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है किसको, ट्रैगविली को। सोवियत यूनियन अपोज सेकंड टर्म फॉर हिम, रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है। तो सोवियत यूनियन ने कहा कि भैया इसको सेकंड टर्म मत दो, सोवियत यूनियन ने, ठीक है, और इसी वजह से इसको रिजाइन करना पड़ा अपनी पोस्ट से, ठीक है। तो ट्रैगविली का याद रखना नाम कि ही वॉज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। आगे देखो, डैग हैमर्सकोल्ड, ठीक है। तो डैक्स हैमर्सकोल्ड जो है, या डैक्स हैमर्सकोल्ड जो है, इनका टाइम पीरियड देखो क्या 1953 से 1961 का टाइम पीरियड है। स्वीडन के रहने वाले, इकोनॉमिस्ट थे, लॉयर थे। वर्कड फॉर रिजॉल्विंग द स्वीज कैनल डिस्प्यूट, स्वीज कैनल का डिस्प्यूट जो है इन्होंने सॉल्व करवाया था। एंड द डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका किसने करवाया था, स्वीज कैनल का इशू किसने सॉल्व करवाया था, ठीक है। तो स्वीज कैनल जो है वहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आज भी दुनिया का लगभग
40-50% ट्रेड जो है स्विस कैनल के थ्रू होता है। स्विस कैनल कहाँ पे हमें सबको पता है कि इजिप्ट के साइड में स्विस कैनल, ठीक है। बीच में अभी उसने क्या कहते हैं, बीच में किसी की शिप भी रुक गई थी, है ना, जिसकी वजह से ट्रेड के ऊपर बहुत इफेक्ट हो गया था, ठीक है। तो स्विस कैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्विस कैनल का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए काम किया था इन्होंने। प्लस डीकोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन मतलब जो कंट्रीज, जो अफ्रीकन कंट्रीज किसी और के कब्जे में थी उन सबको क्या करवाया, छुड़वाया था इन्होंने। अवार्डेड नोबल पीस प्राइज पॉस्थुमसली इन 1961, तो मरणोपरांत, मरने के बाद इनको नोबल पीस प्राइज दे दिया गया था फॉर हिज एफर्ट्स टू सेटल द कॉन्गो क्राइसिस। तो कॉन्गो क्राइसिस को सेटल करने के लिए इनको नोबल पीस प्राइज दे दिया गया था। सोवियत यूनियन एंड फ्रांस क्रिटिसाइज्ड हिज रोल इन अफ्रीका, ठीक है। तो सोवियत यूनियन और फ्रांस ने क्या करा, जो इन्होंने अफ्रीका में जो इन्होंने रोल निभाया अपना। अब देखो फ्रांस तो कहेगा ही कहेगा, क्यों कहेगा फ्रांस, क्योंकि फ्रांस की खुद की कॉलोनीज थी काफ़ी अफ्रीका में, ठीक है। तो इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया था उसको, लेकिन ये वाला पेपर में नहीं आएगा। पेपर में आएगा क्या कि भाई कौन सा ऐसा बंदा था जिसको नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया था, तो डैग हैमर्सजोल्ड को दे दिया गया था। प्लस क्या 1961 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है और जाना जाता है कॉन्गो क्राइसिस को खत्म करने के लिए, अफ्रीका को डिकोलोनाइज करने के लिए और स्विस कैनल के लिए। ये इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। कहाँ के रहने वाले नहीं पूछा जाएगा। आगे देखो क्या बोल रहा है, यूथांड बर्मा के रहने वाले टीचर थे ये, टीचर एंड डिप्लोमेट वर्कड फॉर रिजॉल्विंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पता ही आपने को क्या था, है ना। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को सॉल्व करने में यूथांड का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एंड एंडिंग द कॉन्गो क्राइसिस, तो कॉन्गो क्राइसिस जो हैमर्सजोल्ड नहीं कर पाए थे वो खत्म करवाई थी इन्होंने 1957 में, ठीक है। आई क्या बोल रहा है, एस्टैब्लिश द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स, तो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स को एस्टैब्लिश करा इन्होंने साइप्रस में। क्रिटिसाइज द यूएस ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर, और वियतनाम वॉर के टाइम पीरियड में क्रिटिसाइज किया था इन्होंने किसको, यूएसए को, ठीक है। तो टीचर थे, डिप्लोमेट थे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए जाना जाता है, कॉन्गो क्राइसिस को खत्म करने के लिए जाना जाता है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स, ये पेपर में आ सकता है कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स जो है किसके टाइम पीरियड में एस्टेब्लिश हुई थी, तो यूथांड के टाइम पीरियड में एस्टेब्लिश हुई थी। 10 साल रहे ये, मतलब 2 टर्म इन्होंने कंप्लीट करे एज यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। आगे बढ़े, क्या बोल रहा है ये, कर्ट वाल्दीम के बारे में देखो क्या बोल रहा है। ऑस्ट्रिया के रहने वाले डिप्लोमेट एंड फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं ये ऑस्ट्रिया के। मेड एफर्ट्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ नामीबिया एंड लेबनन, तो लेबनन और नामीबिया में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है। लेबनन तो एशिया में है और नामीबिया जो है वो अफ्रीका में है, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको सॉल्व करने में इनका हाथ था बहुत बड़ा। ओवर सॉ द रिलीफ ऑपरेशंस इन बांग्लादेश के रिलीफ ऑपरेशन करवाया था बांग्लादेश में। देखो 1971 में बांग्लादेश बना, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थे तो उसको सॉल्व करने में हेल्प करी है बहुत कर्ट वाल्दीम ने। चाइना ब्लॉक्ड हिज बिड फॉर अ थर्ड टाइम, तो तीसरी बार भी ये क्या बनने वाला था, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल बनने वाला था, लेकिन तीसरी बार चाइना ने इसको बनने नहीं दिया, ठीक है। कहाँ का रहने वाला है, ऑस्ट्रिया का। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास जेवियर परेज दी क्यूलर, 1982 से 1991 का टाइम पीरियड है। पेरू के रहने वाले, पेरू साउथ अमेरिका में कंट्री है। लॉयर एंड डिप्लोमेट भी थे, लॉयर भी थे। वर्कड फॉर पीस इन साइप्रस में पीस आ जाए इसलिए काम किया। अफगानिस्तान में एंड एल सल्वाडोर, तो 3 कंट्रीज के लिए जाना जाता है इनको, साइप्रस, अफगानिस्तान और एल सल्वाडोर में पीस लाने का काम किया इन्होंने। मीडिएटेड बिटवीन ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना आफ्टर द फॉकलैंड वॉर, तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में फॉकलैंड आइलैंड्स के लिए जो वॉर हुई थी तो उसमें मीडिएट करा था और शांत बिठा दिया था सबको। निगोशिएटेड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ नामीबिया, और नामीबिया के इंडिपेंडेंस के लिए क्या किया था इन्होंने, निगोशिएट किया था, ठीक है। आगे बढ़ते, बोट्रोस घाली, तो बोट्रोस घाली रहने वाले हैं कहाँ के, इजिप्ट के रहने वाले हैं। डिप्लोमेट थे, जूरिस्ट रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर थे कहाँ के, इजिप्ट के। इशूड अ रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस, तो एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि एन एजेंडा फॉर पीस के नाम का जो रिपोर्ट है वो किसने इशू करी थी, तो बोट्रोस घाली ने करी थी। कंडक्टेड अ सक्सेसफुल यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन इन मोजम्बिक, blamed for the United Nations failures in Bosnia, Somalia and Rwanda. Due to serious disagreements, the US blocked a second term for him. तो यूएसए ने इनको आगे बढ़ने नहीं दिया, ठीक है। जाना जाता है इनको किस चीज़ के लिए, सक्सेसफुल ऑपरेशन करवाया था इन्होंने किस चीज़ में, मोजम्बिक में, और इनको
ब्लेम किया जाता है फॉर फेलियर्स इन बोस्निया, सोमालिया और रवांडा। तो तीनों की तीनों जो है, बोस्निया हर्जेगोविना तो यूरोप में है कंट्री, और सोमालिया और रवांडा अफ्रीका में कंट्रीज है। तो यहाँ पर फेल हो चुका था यूनाइटेड नेशंस, मतलब कुछ ऑपरेशंस वगैरह फेल हो गए होंगे, तो उसके लिए जाना जाता है इनको। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है कि यूएसए ने इनको ब्लॉक कर दिया सेकेंड टर्म इनका। और एक ये रिपोर्ट एजेंडा फॉर पीस वाली रिपोर्ट किसके टाइम पीरियड में आई थी? तो बुटरोस घली के टाइम पीरियड में आई थी। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, कोफी अन्नान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है क्योंकि इसके टाइम पीरियड में वो 2005 वाली रिपोर्ट आएगी, है ना, जिससे वो 3 चीज बनाई थी इसने करने के लिए। क्या क्या देखो, यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियल क्रिएटेड द ग्लोबल फंड फॉर टू फाइट एड्स। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत ज्यादा और बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। क्या बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल है क्रिएटेड द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स को फाइट करने के लिए ग्लोबल फंड बनाने की बात करी इसने। ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, तो ग्लोबल फंड किस लिए बनाने की बात करी कि एड्स खत्म कर दिया जाए दुनिया से, टीबी को खत्म कर दिया जाए दुनिया से, और मलेरिया को खत्म करने की बात करी इन्होंने। ठीक है, डिक्लेयर द यूएस लेड इन्वेजन ऑफ इराक एज इलीगल एक्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, बहुत बड़ा डिसीजन था इनका ये कोफी अन्नान का, कि कोफी अन्नान ने कहा कि यूएस ने जो अटैक करा है इस पे इराक पे, तो वो क्या था, कंप्लीटली इलीगल एक्ट था। एस्टैब्लिश द पीस कीपिंग कमीशन एंड द ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन 2005। तो ये तो अपन पढ़ के आ चुके हैं अभी क्या, कि पीस कीपिंग कमीशन और ह्यूमन राइट्स काउंसिल दोनों के दोनों 2005 में बनाने की बात करी थी कोफी अन्नान ने। अवॉर्डेड द 2001 नोबेल पीस प्राइज, और नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको 2001 में। तो 2 जनों पढ़े हम लोगों ने जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो हमारी जो वीडियो है वो खत्म होती है यहाँ पर अभी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। 1 शॉट रिवीजन है ना, तो फटाफट से जितना हो सका उतना रिवीजन करवा दिया है मैंने आप लोगों को। ठीक है, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। शाम में एमसीक्यूज़ में मिलते हैं हम लोग 8 बजे। ठीक है, और ठीक है, आप लोगों को जो कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने हो, तो वीडियो के नीचे आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत 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 पसंद आया होगा। तो पसंद आ गया है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत सारा प्यार, और ऐसी वीडियोस लेकर रोज़ मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबको कहता है जय हिंद।